बहुत बच्चे मेरे से पूछते हैं कि भैया हम पढ़ाई तो दिन के 10-10 घंटे करते हैं पर हमारे एग्जाम में नंबर नहीं आ पाते, और हमेशा एवरेज बच्चों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? टॉपर्स बच्चे ऐसा क्या सीक्रेट जानते हैं जो कि वो हर एग्जाम में फोड़ देते हैं? तो भाई मेरे डिफरेंस होता है, एक एवरेज बच्चे और टॉपर बच्चे में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है भैया? मान के चलो एक एवरेज बच्चा और टॉपर बच्चा दोनों 10-10 घंटे ही पढ़ाई करते हैं, इवन एवरेज बच्चे ज्यादा पढ़ाई करते हैं, फिर भी टॉपर हर एग्जाम में फोड़ देता है। कैसे? चलो यार हम लोग एक स्टोरी से समझते हैं कि कैसे कर पाता है। मान के चलो कि दो स्टूडेंट्स हैं, मान के चलो एक स्टूडेंट ए है, और मान के चलो एक स्टूडेंट बी है। ठीक है, दो स्टूडेंट है, एक ए है और एक बी है। ठीक है, समझ गए भैया हम। मान के चलो ये दिन के 5 घंटे पढ़ता है, ये दिन के 10 घंटे पढ़ता है। ठीक है, इस स्टूडेंट के पास एनसीईआरटी बुक है और कुछ रेफरेंस बुक भी, जो हम एक्स्ट्रा बुक्स लेते हैं एनसीईआरटी को सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए, उन्हें रेफरेंस बुक कहते हैं। इनके पास भी रेफरेंस बुक है। ठीक है, और इसके पास भी एग्जैक्टली सेम है, इसके पास भी एनसीईआरटी है और कुछ रेफरेंस बुक्स है। ठीक है, ये बच्चा भी जो बच्चा है ये भी कोचिंग जाता है, और ये जो बच्चा बी है, स्टूडेंट बी है, ये भी कोचिंग जाता है। ठीक है, ये बच्चा भी सेल्फ स्टडी करता है घर में, ये बच्चा भी सेल्फ स्टडी करता है। पर अंत में स्टूडेंट ए के 95% आ जाते हैं, जबकि स्टूडेंट बी के 60% ही रह जाते हैं। इतना बड़ा डिफरेंस कैसे भैया? इतना बड़ा डिफरेंस 35% का डिफरेंस कैसे क्रिएट हो गया? यही अंतर होता है यार एक टॉपर बच्चे में और एक एवरेज बच्चे में, जो आज की वीडियो में लोग जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं यार आज की वीडियो। हेलो एवरीवन, दिस प्रेम शर्मा, और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट है सिलेबस। अब सिलेबस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट है भाई, सिलेबस ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो टॉपर बच्चे में और एवरेज बच्चे में डिफरेंशिएट करता है। कैसे भैया? मान के चलो मैं एक 10वीं के बच्चे को उठा लेता हूँ, उससे पूछूंगे यार यार कि भाई तू बता दे कि तेरा मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है। तो वो बोलेगा भैया ठीक है, मेरा पहला चैप्टर रियल नंबर है, दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल्स है, और तीसरा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इतना बता देगा। मैं बोलूंगा भाई कि तेरा वेटेज क्या है, पर चैप्टर वेटेज क्या है? बोलेगा वेटेज क्या होता है भैया, हमें तो पता ही नहीं। यही तो मेन फैक्टर है। यही मैं एक टॉपर बच्चे से पूछे कि भाई तेरा वेटेज क्या है, तो ये भी बात बता देगा कि मेरा रियल नंबर से 6 मार्क का आ रहा है, और पॉलिनोमियल से 3 मार्क का आ रहा है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 4 मार्क का आ रहा है। मैं उससे और डीप में पूछूं तो वो ये भी बता देगा कि भैया इससे एक एमसीक्यू आ रहा है, और इससे एक 2 मार्कर आ रहा है, और एक 3 मार्कर आ रहा है, और इससे भी बता देगा कि एक 3 मार्कर आ रहा है, और इससे 2 × 2 मार्कर आ रहा है। वो इतना तक बता देगा। अब सिलेबस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और ये बच्चों को टॉपर कैसे बना देता है? तो चलिए हम लोग समझते हैं यार। एक छोटा सा एसएसटी का एग्जांपल लूंगा, उससे हम लोग समझ सकते हैं कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो चलिए हम लोग एसएसटी का एग्जांपल ले लेते हैं। एसएसटी का एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जैसे कि पहले मैं एक हिस्ट्री का चैप्टर ले लेता हूँ, प्रिंट कल्चर। प्रिंट कल्चर, ठीक है। और एक और मैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर ले लेता हूँ, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ले लेता हूँ और एक हिस्ट्री का चैप्टर लेता हूँ। अब बहुत बच्चों को पता होगा ये जो चैप्टर है बहुत बड़ा है, प्रिंट कल्चर। कम से कम इससे 5 टाइम्स, तो ये 5 टाइम्स होगा तब इसके बराबर होगा। अब मजे की बात मैं बताता हूँ, मजे की बात बता रहा हूँ कि इसका वेटेज मात्र 3 मार्क्स का आ रहा है। इस बार के बारे में बता रहा हूँ मैं, इस बार का वेटेज बता रहा हूँ। और ये जो चैप्टर है 7 मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, अब सोचो यार ये 5 टाइम्स छोटा भी है, 7 मार्क्स कैरी भी कर रहा है, ये 10 टाइम्स। मान लो कोई बच्चा इसको पूरा कंप्लीट करने में 10 आवर लगाता है। ठीक है, और इससे 5 गुना छोटा चैप्टर है, तो ये 2 आवर में कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है भैया, 2 आवर में कंप्लीट कर ले रहे हैं। मान के चलो हम यहाँ 10 आवर लगा रहे हैं तो हमें 3 मार्क्स मिल रहा है। मान के चलो यहाँ 2 आवर हम लगाएं, अगर हम यहाँ पर 10 आवर दे देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे हमारे? 7 × 5 = 35 मार्क्स। कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो गया। यहाँ 10 आवर दे रहे तो हमें 35 मार्क्स मिल रहा है, और यहाँ 10 आवर हम लोग दे रहे हैं तो मात्र हमें 3 मार्क्स मिल रहा है। तो कितना बड़ा डिफरेंस हो गया। अब जो एक एवरेज बच्चा है यहीं रगड़ देता है, भाई हिस्ट्री का पहला चैप्टर खत्म कैसे नहीं होगा, एकदम उड़ा दूंगा, और भाई वेटेज कुछ है ले नहीं रहा है। और ये इकोनॉमिक्स में ऐसे 2-3 चैप्टर्स हम लोग खत्म करेंगे तो आराम से हम हमारे वेटेज भी बढ़ जाएंगे, मार्क्स भी बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए सिलेबस इंपॉर्टेंस रखता है। इसी एग्जाम्पल से मेरा एक्सपेक्ट इतना ही था कि ये देखो मैंने इस साल का एग्जाम्पल दिया, हर साल यही चीज़ होती है। और कुछ चैप्टर ऐसे रहते हैं जो वेटेज कम रखते हैं और बच्चे उस पर ध्यान नहीं देते, पढ़ रहे होते हैं। अब मान के कोई यहाँ पर 10 आवर लगाएगा तो कितना हैवी बेनिफिट होगा उसको। 35 मार्क्स
कैरी कर लेगा यार 10 आवर अगर सही से देगा तो। और यहाँ 3 मार्क्स का ही बेनिफिट हो रहा है, तो इससे हमें पता चल सकता है यार कि सिलेबस कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग सेकंड पॉइंट पर आए। चलो यार आते हैं हम लोग अपने सेकंड पॉइंट पर। उससे पहले बहुत बच्चे पूछेंगे भैया हमें पर चैप्टर वेटेज कैसे पता चलेगा। तो भाई जो तुम प्रेजेंट ईयर में पढ़ रहे हो उस ईयर का सैम्पल पेपर और ब्लू प्रिंट जो तुम्हें आराम से यूट्यूब में मिल जाएगा, उससे तुम्हें पर चैप्टर वेटेज पता चलेगा। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आराम से यूट्यूब में मिल जाएगा वो चीज़। चलो हम लोग आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पर आते हैं यार, हम लोग इग्नोरिंग एनसीईआरटी। मान के चलो जो हमने बच्चा देखा था कि स्टूडेंट ए जो था, जो कि 95% लाया था, उसने एनसीईआरटी को भाई बहुत तवज्जो दी होगी, 110%। कैसे भैया? भाई पढ़ने का तरीका ही अलग होगा उसका, जो स्टूडेंट ए होगा। ठीक है, कैसे? अब देखो भाई, मान के चलो कि वो ओम्स लॉ पढ़ रहा है, ठीक है, ओम्स लॉ पढ़ रहा है। इसमें क्या है कि V इज इक्वल टू आई आर। अब भैया ये आया कैसे? तो अब ये जो इसका जो डेरिवेशन है वो तो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है एनसीईआरटी का, ये सब जानते हैं। तो अब वो क्या करेगा, यहाँ से एनसीईआरटी से वो रेफरेंस बुक में स्विच कर लेगा कुछ देर के लिए। देखना टॉपिक एनसीईआरटी का ही है, पर वो स्विच करेगा रेफरेंस बुक में, मतलब एनसीईआरटी के टॉपिक को रेफरेंस बुक से खोज रहा है वो। और यहीं पर स्टूडेंट बी गलती करेगा, वो बोलेगा भैया एनसीईआरटी क्या है, हम तो रेफरेंस बुक से पूरा खत्म कर लेंगे। ठीक है, रेफरेंस बुक एनसीईआरटी कोई वैल्यू ही नहीं, लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं। अब रेफरेंस बुक पढ़ेगा तो बहुत सारे एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी पढ़ेगा जो सिलेबस में नहीं है। जैसे कि मान के चलो कि कोई मैग्नेटिज्म वाला टॉपिक है, यहीं पर देख लेते हैं हम लोग। मान के चलो कोई मैग्नेटिज्म वाला टॉपिक है, ठीक है। अब मैग्नेटिज्म वाला कोई टॉपिक है, अब यहाँ पर मैग्नेटिज्म में मान के चलो कोई परमानेंट मैग्नेट है और कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट है, मान के चलो, ठीक है। कोई परमानेंट मैग्नेट है, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट है, दोनों तरीके की चीजें होती हैं। तो यहाँ पर क्या है एनसीईआरटी में, अब कोई रेफरेंस बुक में कितना गिवन है पता है कि यहाँ पर क्या प्लेसेस फाउंड, कि कहाँ कहाँ फाउंड होता है, किस ओर से पाया जाता है, कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इतना तो हमें आता नहीं है, हमारे दिमाग में भी भाई लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही स्टोर हो सकती है, एक लिमिट में ही हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। बहुत इधर उधर की बातें हम स्टोर करने लगेंगे तो हो गया भाई हमारी कहानी। तो ये सभी कहानी सिलेबस में नहीं है, हमें तो इतना ही जानना है कि भाई परमानेंट मैग्नेट एक होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, जो एनसीईआरटी में। और ये बच्चा भाई अगर 5 घंटे भी अगर पढ़ लेता है पूरी तरह से तो उसका कंसेप्ट क्लियर होता है, लेकिन ये बच्चा अगर 10 घंटे भी रेफरेंस बुक को देता है तो मुझे नहीं लगता यार कुछ हो पाएगा इसका। तो ज़्यादा टाइम देने के बाद भी आउटपुट नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि कोई फायदा नहीं है ऐसी स्टडी करके, ठीक ना। और सेकेंडरी मैं बता दूं कि एनसीईआरटी का जो वेटेज रहता है यार बड़ा तगड़ा रहता है। मान के चलो कि 95% क्वेश्चन बोर्ड में एनसीईआरटी से डायरेक्ट आते हैं, और जो बाकी के 5% रहते हैं वो भी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज बना के एनसीईआरटी से ही आते हैं, जो अगर अच्छी आपको कमांड रहेगी एनसीईआरटी में तो आप आराम से निकालेंगे। इवन क्या जेई और नीट में भी एनसीईआरटी ही फॉलो होता है। तो भाई इसमें कोई शक नहीं कि यार एनसीईआरटी बेस्ट बुक है। तो हम लोग अपने आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पर। मेरा इतना ही कहने का मतलब ही था कि एनसीईआरटी की स्पेसिफिकेशंस बता रहा था मैं, एनसीईआरटी का महत्व क्या। मानता हूँ लैंग्वेज थोड़ा कॉम्प्लेक्स है पर आता तो वहीं से है यार, समझो बात को। तो चलो हम लोग थर्ड पॉइंट पर आते हैं। अब हमारा थर्ड पॉइंट है रिवीजन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैंने आज तक जितने भी टॉपर देखे यार अपनी लाइफ में, सारे टॉपर्स में एक चीज कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। क्या भैया क्या कॉमन है टॉपर्स में? एक चीज बिल्कुल कॉमन रहता है सारे टॉपर्स में। कोई कहीं पढ़ाई करा, कोई छत पर बैठ के पढ़ाई करा, कोई जमीन में पढ़ाई करा, इससे कोई मतलब नहीं। ये एक चीज उनमें कॉमन रहता है। क्या कॉमन रहता है भैया? 3 to 5 टाइम्स रिवीजन। और मैंने जितने एवरेज बच्चे भी देखे उसमें उनमें भी एक चीज एक तरीके से पूरी कॉमन रहता है कि वो या तो रिवीजन एक टाइम करते हैं या तो करते ही नहीं। तो ये एवरेज बच्चे और टॉपर में बहुत बड़ा डिफरेंस बन जाता है। अब देखो यार होता क्या है मैं बता रहा हूँ। असल में ये लोग क्या करते हैं ना, 10 मंथ्स में पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। रिवीजन तक को पहला 10 मंथ्स में ये लोग को 12 मंथ मिलते हैं, एक साल में 12 मंथ होते हैं। ये लोग 10 मंथ में रिवीजन के साथ सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, और बाकी जो इनका 2 मंथ बचता है ना उसमें क्या करते हैं, सैंपल पेपर लगाते हैं और PYQs लगाते हैं। ठीक है, अब मान के चलो यार कि तुम्हारे टीचर ने तुम्हें होमवर्क दिया और बोला कि भाई तुम्हें ये होमवर्क 10 दिन में कर लेना है, 10 डेज दिए। अब तुम्हें लगा यार कि ये होमवर्क तो एक दिन में होने वाला है, तो भाई हम क्या करेंगे। अब तुम्हें पता चल गया कि भाई ये एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा, कोई तुमको रोक नहीं सकता एक दिन में कंप्लीट करने में। तो अब तुम क्या करोगे ना यार, सब बच्चे वही करते हैं, 9 दिन एकदम पूरा तफरी करेंगे, एकदम खेलेंगे कूदेंगे गेमिंग करेंगे वगैरह वगैरह, और एक दिन लग के इस होमवर्क को कंप्लीट कर लेंगे। चलो भाई ये बात सही भी, टॉपर्स भी यही करते हैं, पर एग्जाम में ऐसा नहीं चलता। ये लोग क्या सोचते हैं ना यार कि 12 महीने 2 महीने यार सिलेबस, इनका दिमाग में इतना ही रहता है एवरेज बच्चों का, सिलेबस कंप्लीट कैसे हो जाए, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, काम हो जाए, बस इसीलिए तो वो एवरेज है। यही फर्क है टॉपर और एवरेज में।
अब ये क्या करेगा 10 मंथ्स में 3 to 4 टाइम रिविजन भी कर लेगा, रिवाइज भी कर लेगा, और ऊपर से क्या करेगा 2 मंथ्स में ही हमारा चौथा पॉइंट इसी से आता है यार, सैंपल पेपर। और 2 मंथ जो इसके पास बचेंगे इसमें क्या करेगा, सैंपल पेपर वगैरह वगैरह लगा लेगा, इसी से हमारा चौथा पॉइंट आता है। तो हम लोग आते हैं अब अपने चौथे पॉइंट पर यार, सैंपल पेपर्स एंड PYQs। अब यही सबसे बड़ा डिफरेंस रहता है टॉपर बच्चे में और एवरेज बच्चे में। एवरेज बच्चा सैंपल पेपर एंड PYQs को उतने तवज्जो नहीं देता, भले सैंपल पेपर को दे भी देता होगा लेकिन PYQs को तो बिल्कुल भी नहीं देता। और स्टूडेंट ए ने इन्हीं का फायदा उठाया, कैसे उठाया देखते हैं हम लोग, चलिए। मान के चलते हैं सैंपल पेपर है, तो सैंपल पेपर से हमें 2 फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि उस साल का पूरा पैटर्न हमें पता चल जाता है कि इस साल का पैटर्न क्या है, कि जैसे क्वेश्चन नंबर 37 जो है वो SST में मैप्स आएगा, क्वेश्चन नंबर 37 SST का मैप्स आएंगे क्वेश्चन नंबर 37 में, तो ये उसे पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 29 से लॉन्ग आंसर स्टार्ट होंगे, ये भी उसे पता चल गया। ऊपर से वो एक्सपेरिमेंट करके ये भी पता कर लेता है कि पहले सेक्शन ए करना है, फिर बी करना है, फिर सी करना है, फिर डी करना है, और या फिर हम उसे उल्टा फॉलो करना है पर सब्जेक्ट, या डी से सी में जाना है, डी से सी में, फिर बी में, फिर ए में, ऐसा करना है। तो ये भी चीज़ उसे पता चल जाती है। मानता हूँ एवरेज बच्चा भी करता है पर उतना फायदा नहीं उठा पाता है। सेकेंडरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यार बहुत इंपॉर्टेंट है। मान के चलो कोई भी आदमी है, तुम ही हो यार, तुम्हारे कुछ पसंदीदा क्वेश्चन होंगे जिन्हें हम इक्का कहते हैं, इक्का वो मारेगा ही इक्का। तो वो जो क्वेश्चन है CBSE के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हर साल रिपीट होते हैं, रिपीटेबल क्वेश्चंस। कैसे रिपीट होते हैं भैया, मान के चलो 2018, ठीक है, 18, 19, 20, 21 एंड 22, ठीक है, ये इतने साल ले लिए। कुछ क्वेश्चन क्या 18 में भी आएंगे, 19 में भी आएंगे, 20 में, 21, 22 साल, हर साल आएंगे, हर साल रिपीट हो रहे हैं कुछ क्वेश्चन। तो ये प्रीवियस ईयर से 5 साल पुराने प्रीवियस क्वेश्चन से पता चलता है। कुछ क्वेश्चन क्या 2018 में आएंगे, फिर 20 में आएंगे, फिर 22 में आएंगे, ऐसे आएंगे। कुछ क्वेश्चन क्या है कि 2018 में आए, फिर 21 में आ जाएंगे, हो सकता है फिर 4 साल बाद आए। तो ऐसे रिपीटिंग क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन क्या लगातार रिपीट होते हैं जो कि टॉपर बच्चों को पता चल जाते हैं। और ये यार उनकी सबसे बेसिक स्ट्रैटेजी रहती है कि पूरे क्वेश्चन पेपर को पकड़ के रखना। पहला तो वो लोग पैटर्न समझ जाते हैं, दूसरा रिपीटिंग क्वेश्चन भी उन्हें पता होती है क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, तो एग्जाम में हमेशा आराम से क्रैक कर लेते हैं। और उनके पास और कुछ ज़्यादा रहता नहीं यार, जो भी था। आई होप यार आपने जिस भी बच्चों को देखा, जो बच्चों ने आज का ये वीडियो देखा होगा, इतनी तो मैं गारंटी ले सकता हूँ यार कि कुछ हो नहीं हो, लेकिन स्ट्रैटेजी वाइज मैंने टॉपर और उनमें कुछ कंपैरिजन नहीं रहेगा। तो आई होप यार आज जो मैंने बातें बताई आपको समझ में आएगी होगी। और आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बताइए, मैं वीडियो बना दूंगा। और किसी भी टॉपिक में चाहिए, आप कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट करके बताइए प्लीज़, ठीक है। तो मिलते हैं यार हम लोग किसी और दिन, तब तक के लिए आपको पढ़ते रहना है और फोड़ना ही है एग्जाम में, कोई चांस नहीं देना है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग कोई और दिन, चलिए।